जो ऑप्टिकल आइसोमर्स है उसमें एक टर्म तो अपन ने डिस्कस किया था बच्चों, एनेंसियोमर्स, है ना, एनेंसियोमर्स डिस्कस हुआ था। और सेकंड जो था वो आपका मेसो कंपाउंड के बारे में कंप्लीट डिस्कशन किया था। अब हम जो थर्ड बात करेंगे इसके अंदर वो हम डायस्टीरियो आइसोमेरिज्म। तो आज का जो हमारा इसके अंदर हेडिंग था उस हेडिंग को अपन बोलेंगे डायस्टीरियो आइसोमेरिज्म या आइसोमर्स फिनोमिनन को आइसोमेरिज्म। तो अपन प्रीवियस लेक्चर में, जिन बच्चों ने नहीं देखा वो प्रीवियस लेक्चर में एनेंसियोमर्स और मेसो कंपाउंड्स के बारे में देख लीजिएगा। अब हम इसमें जो बात कर रहे हैं वो है डायस्टीरियो आइसोमेरिज्म। तो आइए बच्चों अपन स्टार्ट करते हैं डायस्टीरियो आइसोमेरिज्म। यस, ये अपने आप में एक बिल्कुल डिफरेंट टर्म है और कैसे इस तरह के एग्जांपल्स डिटरमाइंड होंगे तो उसके अंदर आपका डायस्टीरियो आइसोमेरिज्म, डायस्टीरियो आइसोमेरिज्म बोलते हैं तब ये फिनोमिनन होता है, और आइसोमर्स जो इसके एग्जांपल्स होते हैं ना डायस्टीरियोमर्स। तो इसमें अपन ये बोलेंगे कि द कंपाउंड विच कंटेन असिमेट्रिक सेंटर कार्बन, द कंपाउंड लिख दीजिए इसके अंदर द, अभी एग्जांपल से आपको समझ में आ जाएगा। द कंपाउंड कंटेन एसिमेट्रिक, द कंपाउंड कंटेन एसिमेट्रिक सेंटर कार्बन, एसिमेट्रिक सेंटर कार्बन। जिन कंपाउंड के सेंटर के अंदर एसिमेट्रिक कार्बन हो, ठीक है, सेंटर कार्बन आर नोन एज डायस्टीरियो आइसोमर्स। तो इसकी जो सिंपलेस्ट टर्म है बच्चों वो है एसिमेट्रिक सेंटर कार्बन, ये याद रखना है। एंड दे आर नॉट ऑप्टिकल, मींस जो आपस में रिलेशंस होगा वो ऑप्टिकल आइसोमर्स नहीं होंगे, वो अपन देखते हैं एग्जांपल। तो अभी एक कॉमन टर्म जैसे आपसे पूछ ले कि विच स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग डायस्टीरियो आइसोमर्स, डायस्टीरियो आइसोमर के रेस्पेक्ट में आपका कौन सा जो टर्म है वो करेक्ट है, तो क्या कहोगे, एसिमेट्रिक सेंटर कार्बन। कैसा होना चाहिए, किसी भी गिवन कंपाउंड के अंदर अगर एसिमेट्रिक सेंटर कार्बन होंगे तो ऐसे कंपाउंड जो होंगे वो डायस्टीरियो आइसोमर्स बनाएंगे। अब ये डायस्टीरियो आइसोमर्स बनेंगे कैसे, उसका एक एग्जांपल लेते हैं अपन, ठीक है। तो एग्जांपल में देखिए, सपोज अपने पास में ये 4 कार्बन आपके पास है, ठीक है। इस 4 कार्बन के अंदर अपन ने सपोज एक पे आपने H और Cl प्लेस कर दिया, एक पे आपने OH और H प्लेस कर दिया, और दिस वन इज CH3 और ये आपके पास में CH3 हो गया, ठीक है। ये कोई कंपाउंड। अब इस कंपाउंड को आप ध्यान से देखिए बच्चों, क्या डिफरेंस नजर, इन कंपाउंड्स में क्या क्या पॉइंट जो है वो प्रेजेंट है वो देखिए ध्यान से, ठीक है, ताकि मैं आपको डायस्टीरियोमर्स, तो आप ध्यान से देखेंगे बच्चों, तो ये टर्म अपन को इसमें मैच करवानी है, कौन सी, एसिमेट्रिक सेंटर कार्बन। तो देखो ये जो सेंटर कार्बन 2 है, ये सेंटर है लेकिन इस पे सिमेट्रिक रिपीटेशन है। तो ये जो कायरल टाइप कार्बन आपको दिख रहा है ये कायरल कार्बन भी है क्योंकि चारों डिफरेंट है, और ये सेंटर और कायरल होगा तो वो एसिमेट्रिक होगा ही होगा जब तक कि उसमें कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री वगैरह नहीं हो। तो ये कार्बन और ये कार्बन दोनों ही कैसे कार्बन कहलाएंगे, एसिमेट्रिक। कैसे कहलाएंगे, एसिमेट्रिक कार्बन कहलाएंगे। ठीक, अब ध्यान से देखिएगा, एसिमेट्रिक कार्बन, और जो भी एसिमेट्रिक कार्बन होगा और उसमें किसी तरह की प्लेन ऑफ सिमेट्री वगैरह नहीं है तो उसकी मिरर इमेज बनेगी। क्या बनेगी, मिरर इमेज। या आपने बीच में मिरर प्लेस कर दिया, और मिरर जैसे ही प्लेस करेंगे इस मिरर के रेस्पेक्ट में जो अपना गुड इवनिंग बच्चों, ओके। तो इसमें जो मिरर प्लेस करेंगे तो मिरर प्लेस करने के बाद में आपको कैसा दिखेगा, H इस साइड में आ जाएंगे, या आपके H प्लेस कर दिए, और उसके अपोजिट साइड में ये सेंटर आपका एज इट इज है कार्बन का जो कायरल है, और उस साइड में आपका इस पे तो आ जाएगा Cl, और इस साइड में बच्चों आपका आ जाएगा OH, एंड बॉटम विल रिमेन सेम। तो ये इसकी मिरर इमेज होगी, ठीक है। इसको क्या बोलोगे, रियल इमेज। ये क्या कहलाएगी, मिरर इमेज। तो ये तो एक दूसरे के एनेंसियोमर्स कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, अभी ध्यान रखिए हम डायस्टो टर्म्स पे आ रहे हैं, लेकिन उससे पहले जो कंसेप्ट उसको सीखना जरूरी है। तो ये तो दोनों जो अपन ये कह सकते हैं, द स्ट्रक्चर ए एंड स्ट्रक्चर बी आर एनेंसियोमर टू ईच अदर। क्या बोलेंगे,
ए और बी जो स्ट्रक्चर है वो एक दूसरे के रिस्पेक्ट में कौन सा रिलेशन शो करते हैं, तो आंसर राइट होगा एनेंसियोमर्स। लेकिन स्टूडेंट्स अब मैं क्या करता हूं, इसी के कंपाउंड के अंदर अगर मैं थ्योरेटिकली एक पार्ट को रोटेट करा देता हूं तो एक नया स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाएगा। तो वो देखिए नया स्ट्रक्चर इसमें कौन सा फॉर्म होगा, तो जैसे आपने इसमें लिखा CH3 और उसके बाद में तो Cl वाला तो आपने ऐसे ही कोई भी एक रोटेट करा सकते हैं। अगर मैंने OH को इस तरह से कर लिया और ये आपका CH, तो अब देखो ये स्ट्रक्चर और ये स्ट्रक्चर में फर्क है क्योंकि उसमें दोनों ही नेगेटिव ग्रुप एक ही साइड में थे, इसमें अपोजिट साइड, तो एक अलग कंपाउंड बन गया और इसको अपन ने नाम दे दिया कंपाउंड C, जो A B से अलग है, बिल्कुल अलग है क्योंकि उसका अलाइनमेंट ClOH एक साइड में था, इसके ClOH अपोजिट साइड में। और इस केस में भी आप देखेंगे तो ये जो सेंटर कार्बन है बच्चों ये एसिमेट्रिक है। कैसे है? एसिमेट्रिक। तो सबसे पहली कंडीशन तो यही है, एसिमेट्रिक। अब अपन इसकी मिरर इमेज बनाते हैं, तो इसकी जब अपन मिरर इमेज बनाएंगे तो ये आपका मिरर प्लेस कर दीजिए और इसमें जो आपको स्ट्रक्चर दिखेगा तो ऑब्वियसली मिरर में जो नियरर होता है वो नियरर दिखेगा, है ना। तो यहाँ पे वापस इसको प्लेस कर दीजिए, ये आपका H आ गया और इस साइड में नियरर आपका OH आ जाएगा CH3 और ये हो गया Cl और इधर आ जाएगा H और ये CH3, ठीक है। अब देखो C की मिरर इमेज आ रही है D। अब आपको डायस्टीरियो आइसोमर का मीनिंग समझ में आएगा, ध्यान से देखिए बच्चों। तो आपको डायस्टीरियो आइसोमर्स का मीनिंग समझ में आएगा इसके अंदर। तो ये आपके एसिमेट्रिक कार्बन है, ठीक है। नाउ C वापस से रियल इमेज है, C वापस से रियल इमेज है स्टूडेंट्स। और ये जो बन रहा मिरर इमेज ये इसकी Mi यानी कि मिरर इमेज, और ये बीच में डैश डैश से अपन मिरर को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो देखो C एंड D, तो ये रियल इमेज है, तो ये क्या है? मिरर इमेज। गुड इवनिंग बच्चों, ओके, रियल इमेज। इसीलिए ये दोनों एक दूसरे के फिर से क्या कहलाएंगे? एनेंसियोमर्स। क्या कहलाएंगे बच्चों? एनेंसियोमर्स। लेकिन अब ध्यान से देखिए, मैं डायस्टीरियोमर्स को कोरिलेट कर रहा हूं। अब तक मैंने सिर्फ एग्जांपल देकर के A B C D, ठीक है, दो हमने रियल इमेज ली है। एक रियल इमेज में हमने मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव हॉरिजॉन्टल पे एक साइड में रखा और दूसरी रियल इमेज में हमने उसको स्ट्रक्चरली चेंज करके अपोजिट, एक इलेक्ट्रोनेगेटिव इधर हो गया, एक इलेक्ट्रोनेगेटिव OH ग्रुप उधर हो गया। तो ये दो रियल इमेज है। तो ये दोनों रियल अपनी अपनी मिरर इमेज बनाएगी, तब तो वो दोनों क्या कहलाएंगे? एनेंसियोमर्स। यानी कि A कोरिलेट विद B, एनेंसियोमेरिज्म, C कोरिलेट विद D, एनेंसियोमेरिज्म। लेकिन यहां पे अब अपन को अगर ये कह दिया जाए कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन A C D और दूसरा व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन B C D, ठीक है, तो ये यहां पे आंसर आपका राइट होगा। कौन सा? अब देखिए क्यों हुआ, इसका रीजन समझते हैं अपन। तो ये आंसर अब राइट हुआ, यानी कि A C और D के साथ में जो रिलेशन है स्ट्रक्चरली वो डायस्टीरियोमर्स का। कौन सा? तो आप ध्यान से देखिए डायस्टीरियोमर्स का और क्या मीनिंग निकलता है। तो देखो सबसे पहले अपन ये देखें कि A जो है वो किसके ऊपर सुपर इंपोज नहीं हो रहा है? C पे। आप देखिए इसको इसके ऊपर ले जाके देखिए, क्योंकि एनेंसियोमर बनने के लिए क्या होता है कि उसकी रियल इमेज नॉन सुपर, तो इसमें भी नॉन सुपर इंपोजिबल है। ध्यान से देखिएगा, दो बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है बच्चों कि B भी इसके ऊपर नॉन सुपर इंपोजिबल है। तो ये एनेंसियोमर के लिए अपन कौन सी टर्म यूज करते हैं? नॉन सुपर इंपोजिबल टर्म यूज करते हैं। लेकिन अगर A कंपोनेंट या B कंपोनेंट, A जो है अगर मैं C और A को अगर मैं D पे ले जाता हूं तो भी तो नॉन सुपर इंपोजिबल है। कहां हो रहा है? सुपर इंपोज हो ही नहीं सकता। लेकिन CD मिरर इमेज भी नहीं है डियर स्टूडेंट्स। कौन सी? मिरर इमेज भी नहीं है, क्योंकि मिरर इमेज होती तो उसका स्ट्रक्चर कैसा होता? B जैसा होता। कैसा होता? क्योंकि A की मिरर इमेज कौन है? B, ठीक है। तो CD A की मिरर इमेज भी नहीं है, दूसरा A के ऊपर सुपर इंपोज भी नहीं हो रहा है। तो डायस्टीरियोमर्स के लिए दो टर्म एक साथ पैरेलल याद रखनी पड़ेगी। एक तो डायस्टीरियोमर्स का कैरेक्टरिस्टिक्स होता है कि जिसको आप कंपेयर कर रहे हैं वो नॉन सुपर इंपोजिबल होगा। कौन सा होगा? नॉन सुपर इंपोजिबल। दूसरा होगा दे आर नॉट मिरर इमेज, दे आर नॉट, और मिरर इमेज नहीं है बच्चों, इसका मतलब वो एक दूसरे के एनेंसियोमर्स नहीं है। तो दो टर्म डायस्टीरियोमर्स के लिए पक्का याद कर लीजिए स्टूडेंट्स। व्हाट आर डायस्टीरियोमर्स? तो
तो किसी भी पहले तो कंपाउंड को देखने से कैसे पता लगे कि डायस्टीरियोमर्स बनाएगा, तो उसके लिए उसके पास क्या होना चाहिए, कम से कम 2 एसिमेट्रिक कार्बन हो, मिनिमम 2 से ज्यादा हो सकते हैं, मिनिमम 2 एसिमेट्रिक कार्बन हो, और फिर एक किसी को रियल मांग लीजिए और दूसरे एसिमेट्रिक को ट्विस्ट कर दीजिए तो एक नया रियल इमेज आएगा, उसकी मिरर इमेज बन जाएगी। अब वो की वो चीज BCD के क्या लगेगा, तो देखो बी का स्ट्रक्चर ये रहा, ठीक है, बी की मिरर इमेज है ए, और इसको इसके ऊपर लाएंगे तो क्या होगा, नॉन सुपर इंपोसिबल, लेकिन ये तो एनएनसीओमर है, ठीक है। और अगर मैं इस बी को सी और डी पे अगर प्लेस करता हूं तो भी तो नॉन सुपर इंपोसिबल है, तो भी तो नॉन सुपर इंपोसिबल है स्टूडेंट्स इसके अंदर। तो इसका मतलब यह हुआ कि बी सी डी के साथ में नॉन सुपर इंपोसिबल भी है और ये बी की मिरर इमेज भी है, क्योंकि अगर ये मिरर इमेज होती दोनों तो कैसी दिखती, ए जैसी दिखती, और ए के ऊपर तो फिर सुपर इंपोज होती। इसीलिए डायस्टीरियोमर्स में तो एनएनसीओमर में तो एक टर्म यूज होती है सिर्फ, कौन सी, नॉन सुपर इंपोजिबल, एंड दे आर मिरर इमेज टू ईच अदर। इसीलिए इस कंसेप्ट को आपको, एनएनसीओमर के कंसेप्ट को डायस्टीरियोमर से बाइफरगेट करना आना चाहिए, क्योंकि इसमें बहुत सारे सिनोनिम्स आ रहे हैं, ठीक है। तो इसीलिए ध्यान रखना, एनएनसीओमर नॉन सुपर इंपोजिबल तो होता है लेकिन वो एक दूसरे की मिरर इमेज होती है। डायस्टीरियोमर्स में नॉन सुपर इंपोजिबल रहेगा, जैसे ए नॉन सुपर इंपोजिबल विद सी, ए नॉन सुपर इंपोजिबल विद डी, बट दे आर नॉट मिरर इमेज, बट दे आर नॉट मिरर इमेज। तो इसमें दो वर्ड एक साथ होंगे तो ये स्टेटमेंट राइट होगा, यानी कि डायस्टीरियो आइसोमर्स आर दोज कंपाउंड which have asymmetric center carbon and as well as they are non superimposable। मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, नॉन सुपर इंपोजिबल, यहां तक तो ये एनएनसीओमर का सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही आपने लिखा दे आर नॉट मिरर इमेज तो ऑटोमेटिकली एक्सक्लूसिवली डायस्टीरियोमर्स के लिए हो जाएगा। किसके लिए हो जाएगा, डायस्टीरियो की, एनएनसीओमर के लिए नॉन सुपर इंपोजिबल के आगे जो वर्ड आएगा वो होगा ऑप्टिकल आइसोमर। क्या होंगे, ऑप्टिकल, मिरर इमेज होती है, जबकि डायस्टीरियोमर्स एक दूसरे की मिरर इमेज नहीं होती। इसीलिए ए सी से और ए डी से किसमें आइडेंटिकल है बच्चों, किसमें आइडेंटिकल है, सिर्फ स्टूडेंट्स अश्मित, क्या मनदीप, ओके, गिरधारी, ओके। तो इसमें देखिए बच्चों, ये आपके पास में तो रिलेशन समझ में आ गया, इसमें ए एंड बी आर एनएनसीओमर, सी एंड डी आर एनएनसीओमर, बट ए are diastereomers of CD and diastereomers of B is diastereomers of CD, क्योंकि non superimposable with, dear student, non superimposable with नॉन मिरर इमेज, नॉट मिरर इमेज। तो सबसे इंपॉर्टेंट डायस्टीरियोमर्स क्या होती कि ये मिरर इमेज नहीं होती, वो सेपरेटली भले एक दूसरे के आइसोमर बना सकते हैं ओरिएंटेशन के हिसाब से, लेकिन जो हम ये टर्म कह रहे हैं तो ये खुद जो होता वो किसी का भी मिरर इमेज नहीं होंगे, जिसको हम डायस्टीरियोमर से कोरिलेट करेंगे। इस बात का पक्का ध्यान रखना है बच्चों, ठीक है। करेक्टरिस्टिक्स की अगर अपन बात करें, देखो ध्यान से स्ट्रक्चर को, करेक्टरिस्टिक्स में कम से कम 2 एसिमेट्रिक कंडीशंस होनी ही चाहिए। डायस्टीरियो एक पे कभी नहीं बनेगा, जैसे आपने लैक्टिक एसिड ले लिया उसमें कभी नहीं बनेगा। स्ट्रक्चर को देखते रहो ध्यान से, मैं प्रॉपर्टीज बता रहा हूं, ठीक है। तो उसमें एक तो मिनिमम 2 कार्बन एसिमेट्रिक सेंटर कार्बन्स हो, ठीक है। ये इंडिविजुअल जैसे ए और सी है तो ये रियल इमेज है और ये एक दूसरे की क्या कहते हैं ऑप्टिकल आइसोमर्स बन सकते हैं, लेकिन डायस्टीरियोमर्स में जब इसका ए का सीडी से करेंगे तो ये आपस में कोई एक दूसरे की मिरर इमेज नहीं होगी। तीसरी जो इंपॉर्टेंट बात होती बच्चों डायस्टीरियोमर्स में कि इनके जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होती, जैसे ए का बीसी से ओरिएंटेशन देखेंगे तो फिजिकल प्रॉपर्टी जैसे बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, डेंसिटी, रिफ्रैक्शन, ठीक है, स्पेसिफिक रोटेशन एंगल्स, ये सारे डिफरेंट होते हैं और इनको सेपरेट किया जा सकता है क्रोमेटोग्राफी या फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से। तो ये कुछ खास बातें इसमें इंपॉर्टेंट होती बच्चों, एंड दैट इज कोरिलेटेड टू डायस्टीरियोमर्स। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जे नीट और कंपटीशन का, और रिटन एग्जाम में भी आप इस एग्जांपल को ले सकते हैं। अब बच्चों इसी से मिलती जुलती एक और टर्म्स अपन डायस्टीरियोमर्स में ही पढ़ते हैं, जैसे इरिथ्रो और थ्रियो, जैसे अपन इसमें कहते हैं एनएनसीओमर, तो इरिथ्रो और थ्रियो आइसोमर्स किस तरह के होंगे उस तरह की। तो अगला हेडिंग लिखो स्टूडेंट्स, ये हो गया, एक बार यस करो इनबॉक्स में।
अगर आपने यहां तक नोट कर लिया बच्चों तो इनबॉक्स में यस करिए, क्योंकि नेक्स्ट टर्म जो मैंने आपको समझाने जा रहा हूं वो आपकी इरिथ्रो एंड थ्रियो टर्म्स है, जो सेम डायस्टीरियोमर्स में आते हैं लेकिन वो पर्टिकुलर कंपाउंड्स के लिए होती है, उसकी अपन बात करेंगे। यस स्टूडेंट, इनबॉक्स में यहां तक नोट कर लिया आपने, यस करिए इनबॉक्स में, फिर आगे बढ़ते हैं अपन। तो ये था बच्चों डायस्टीरियोमर्स का वन सिंगल एग्जांपल्स। अब अपन नेक्स्ट बात करते हैं इसके अंदर, और वो आपकी होगी डायस्टीरियोमर्स में इरिथ्रो और थ्रियो टर्म्स कब यूज करते हैं। जैसे कई बार क्वेश्चन आता है कंपटीशन में कि दीस आर इरिथ्रो रिलेशंस एंड थ्रियो, तो इरिथ्रो और थ्रियो टेक्निकल टर्म्स जो अपन ऑर्गेनिक में डायस्टीरियोमर्स के रेस्पेक्ट में कब यूज करते हैं, तो वो टर्म्स भी जब भी इरिथ्रो और थ्रियो की बात आएगी तो इसका मतलब फिर से डायस्टीरियोमर्स के रेस्पेक्ट में का रिलेशंस बनेंगे। तो देखिए बच्चों, तो कंटिन्यू, डायस्टीरियो आइसोमेरिज्म में दो टर्म अपन और सीख रहे हैं और उसको बोलते हैं इरिथ्रो एंड थ्रियो। ओके, तो दो टर्म्स बताओ, इरिथ्रो एंड थ्रियो आइसोमर्स। ठीक, इरिथ्रो एंड थ्रियो आइसोमर्स क्या होते हैं इसका डिस्कशन अपन इसमें देखते हैं डियर स्टूडेंट्स। यस, तो अब देखिए बच्चों, इरिथ्रो और थ्रियो की अपन इसके अंदर बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले देखो, सबसे जो इंपॉर्टेंट कंडीशन, जैसे डायस्टीरियोमर्स में बाकी तो अपन डायरेक्टली कहते हैं कि नॉन सुपर इंपोजिबल, तो ये स्पेसिफिक टर्म्स कब यूज करनी है। तो स्टूडेंट्स आपने कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में पढ़ा बेटा, किसके बारे में, कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट में आप देखेंगे सुगर होते हैं ना, सुगर। तो लिखो सबसे पहले तो इसमें यह ध्यान देना कि ऐसी टर्म कार्बोहाइड्रेट में यूज होगी, पहली चीज, और कार्बोहाइड्रेट में कम से कम टेट्रोज सुगर है ना, टेट्रोज सुगर जो होती है उनके लिए स्टार्ट यहां से ऑनवर्ड्स होती है, तो मिनिमम टेट्रा, क्योंकि आपने कहा था कि डायस्टीरियोमर्स के लिए कंपलसरी कंडीशन है कि कम से कम आपके दो एसिमेट्रिक कार्बन्स होने चाहिए। तो दो एसिमेट्रिक का मतलब बाकी उसके सराउंडेड में रहेंगे, तो टोटल 4 टेट्रोज यानी कि 4 कार्बन से स्टार्ट करेंगे। कहां से, 4 कार्बन से। तो देखिए कोई भी कार्बोहाइड्रेट का जब अपन स्ट्रक्चर बनाते हैं बच्चों, तो कार्बोहाइड्रेट में जिस टेट्रोज का, तो टेट्रोज का क्या मतलब हुआ, 4 कार्बन, और इसमें अपन एक ग्रुप अपन को पता है एल्डोज होगा तो CHO होगा कार्बोहाइड्रेट में, और एक प्राइमरी एल्कोहल होगा इस टर्मिनल पे है ना, और बाकी OH रहेंगे, बाकी सब कार्बन OH, यही कहते हैं अपन। तो कार्बोहाइड्रेट की डेफिनेशन में भी तो अपन यही कहते हैं कि दीज आर पॉलीहाइड्रोक्सी ग्रुप है ना, पॉलीहाइड्रोक्सी विद कार्बोनाइल कंपाउंड। तो ये एक टेट्रोज सुगर बन गई। इसलिए कार्बोहाइड्रेट में जो टेट्रोज सुगर होती है, इससे ऑनवर्ड्स जो होते हैं वो ये इरिथ्रो एंड थ्रियो टर्म्स यूज होती है। तो फिर ग्लूकोज वगैरह सबके लिए यूज हो जाती है, तो इरिथ्रो एंड थ्रियो टर्म। अब देखो कैसे यूज करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। तो सबसे पहले ये जो आपको अलाइनमेंट ऑफ OH दिख रहा है, अगर ये दोनों एसिमेट्रिक कार्बन, ये पक्का ध्यान रखना है, मिनिमम 2 एसिमेट्रिक होंगे तो ही किसमें क्वालिफाई करेगा, ज्यादा हो सकते हैं लेकिन मिनिमम कितने होने चाहिए बच्चों, 2 एसिमेट्रिक कार्बन। तो इसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, ध्यान रखना है, मिनिमम क्या बोलेंगे इसमें, मिनिमम 2 एसिमेट्रिक, मिनिमम 2 एसिमेट्रिक सेंटर कार्बन विल क्वालिफाई इन डायस्टीरियो, वही बना सकते हैं। और उसमें भी जब सुगर यानी कि कार्बोहाइड्रेट्स के जो कंपाउंड्स होंगे बच्चों, वो आपका इरिथ्रो और थ्रियो बनाएंगे। तो याद रखिए इरिथ्रो में ये ध्यान रखना, अगर ये दोनों एक ही प्लेन में है तो इसको बोलते हैं इरिथ्रो, क्या बोलेंगे, इरिथ्रो। तो याद रखिएगा ये दोनों ही अगर एक प्लेन में है इसको इरिथ्रो बोलेंगे। और इरिथ्रो में चूंकि एसिमेट्रिक है तो इसके अंदर आप मिरर प्लेस करेंगे, तो मिरर प्लेस करेंगे तो इसका मिरर इमेज बन जाएगा, वो आपका एनेंसियोमर कहलाएगा। तो इसमें आ जाएगा बच्चों CHO, ये आपका OH, H अपोजिट हो जाएगा मिरर के अंदर, तो ये C और ये आपका CH2OH। मोस्टली तो इसमें आपको हॉरिजॉन्टल वाले पे चेंजेस करना है, बाकी को मिरर में रिवर्स दिखाने की जरूरत नहीं। तो ये आपका एसिमेट, तो ये क्या हो गया, ये इरिथ्रो की रियल इमेज है, तो ये इरिथ्रो की मिरर इमेज है, तो ये भी कहलाएगी इरिथ्रो। तो ये आपकी, जैसे मान लीजिए एक डेक्स्टर है तो दूसरी कौन सी हो जाएगी, लेवो है ना।
ऐसे कि इमेजिन कर लेते हैं लेफ्ट राइट के बेसिस पे, तो ये इरिथ्रो के दो आइसोमर्स बन गए। इरिथ्रो कब कहलाएगा? जब जो हॉरिजॉन्टल के दोनों ग्रुप्स है जो एसिमेट्रिक कार्बन पे वो सेम प्लेन में होने चाहिए, यानी कि एक ही डायरेक्शंस में होने चाहिए, ये इसमें जरूरी होता है। और दूसरा, अब मान लीजिए इसमें अपन थ्योरेटिकली चेंज करके एक वाले का ओरिएंटेशन अपोजिट कर देते, OH OH को एक दूसरे से अपोजिट, तो एक कॉम्बिनेशन हमारे पास दूसरा और आ जाएगा। और डायस्टीरियोमर्स इसीलिए तभी पॉसिबल होता जब कम से कम 4 स्ट्रक्चर बने, यानी कि 2 कॉम्बिनेशन बने DLI, जैसे ये DL आइसोमर का एक कॉम्बिनेशन, ऐसा एक दूसरा DL आइसोमर का कॉम्बिनेशन बनना चाहिए। तो इसमें अपन क्या करेंगे, जैसे इसका OH आपका इस साइड में है ना, ये OH को अपन इसमें अपोजिट कर देंगे ये स्टूडेंट्स। तो जब इसमें OH को अपन अपोजिट करेंगे तो एक OH आपका यहाँ पे है, एक OH आपका यहाँ पे है और बाकी है। तो आप देखो दोनों में डिफरेंस चेंज, देखो कंपैरिजन करिए आप, तो कंपैरिजन दोनों में फर्क। तो जैसे ही आपके OH अपोजिट, ये एसिमेट्री एज इट इज मेंटेन रहेगी और आपके जो OH है बच्चों वो दोनों ही एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे। कहां हो जाएंगे? अपोजिट। तो इसीलिए इसको बोलेंगे थ्रियो। जब आपके OH अपोजिट हो तो ऐसी टेट्रोज स्पीसीज को थ्रियो बोलते हैं। अब वही ये आपका मान लो क्या कहते हैं इसको, पोलरीमीटर से प्रूव होगा कि इसमें ये DL है या L है, तो कोई भी एक, जैसे मान लीजिए DL। अब इसकी मिरर इमेज जब आप बनाएंगे, ठीक है, तो मिरर इमेज में वही सबसे पहले आप मिरर प्लेस कर दीजिए बीच में और उसके बाद उसकी मिरर इमेज बन जाएगी। बस मिरर इमेज में ये ध्यान रखना नियरर वाला नियरर बनाना है ना, ताकि वो नॉन सुपर इंपोजिबल कंसेप्ट में आ जाए। ठीक है, ये कार्बन और ये आपका CH2OH। ठीक है, अब इसमें जो OH है आपके, तो देखो इसके अंदर ये नियर वाले ये दोनों हैं, तो ये आपका OH और ये आपका H आ जाएगा। ठीक है, और इस साइड में इसका अपोजिट H और OH, तो ये वापस आपका मिरर इमेज। तो ये भी आपका मान लीजिए L है तो 3OL। ठीक है, तो एरिथ्रो और थ्रियो के दो कॉम्बिनेशंस बन गए। अब अपन कंपेयर करें एरिथ्रो ए, कौन सा, जैसे एरिथ्रो ए का थ्रियो, इसको C मान लेते हैं, और 3OD, ठीक है, ये B है। तो इनमें क्या नहीं, तो ए एरिथ्रो का CD3O से क्या रिलेशन है, तो क्या आंसर राइट होगा? दीज आर डायस्टीरियोमर्स ऑफ ईच अदर। क्यों? क्योंकि डायस्टीरियोमर्स की दो टर्म्स होती है, एक तो वो नॉन सुप, तो इसको देखो ए को ले जाइए और C या D पे रख के देखिए, क्योंकि OH इसके उसके ऑपोजिट है तो नॉन सुपर इंपोजिबल होगा। दूसरा मैंने साथ में क्या कहा था, वो एक दूसरे की मिरर इमेज नहीं होनी चाहिए। तो ये देखो आप, मिरर इमेज होती तो वो कैसा दिखता, B जैसा। अगर C और D का अलाइनमेंट B जैसा होता तभी तो वो एक ही मिरर इमेज होती, लेकिन B को देख लीजिए सुपर इंपोज नहीं हो रहा, इसका मतलब ये एक दूसरे की क्या नहीं है, तो A के साथ में CD मिरर इमेज नहीं, अदरवाइज वो B जैसी दिखती। इसीलिए ये दो इंपॉर्टेंट टर्म जब आ जाती है तो उसको क्या बोलते हैं, डाइस्टीरियोआइसोमर। तो कौन सी दो टर्म याद करोगे, ये तो मिनिमम क्वालिफिकेशन है कि 2 एसिमेट्रिक कार्बन होगा तो ही डाइस्टीरियोमर्स का डिस्कशन होगा, नंबर 1। दूसरा ये होगा कि उसमें दो, कि जो भी कंपाउंड्स होंगे वो नॉन सुपर इंपोजिबल विद नो मिरर इमेज, जबकि एनेंसियोमर में क्या होता है, नॉन सुपर इंपोजिबल विद मिरर इमेज। तो एनेंसियोमर्स आर ऑप्टिकल आइसोमर्स, व्हाइल डायस्टीरियोमर्स जिसका ACD से, तो वो ऑप्टिकल आइसोमर्स नहीं है, वो सिर्फ डायस्टीरियोमर्स। क्या है, डायस्टीरियोमर्स से बच्चों। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ध्यान रखिएगा। और जब भी ये कार्बोहाइड्रेट की टेट्रोज शुगर के रेस्पेक्ट में आता है तो इनके स्पेसिफिक नाम है क्या क्या, एरिथ्रो एंड थ्रियो। तो एरिथ्रो अपनी ऑप्टिकल आइसोमर बनाता, थ्रियो अपनी ऑप्टिकल आइसोमर बनाता, यानी कि मिनिमम 4 स्ट्रक्चर, यानी कि 2 कॉम्बिनेशन होगा तो ही, और 2 कॉम्बिनेशन के लिए 2 एसिमेट्रिक कार्बन होंगे तो ये 4 स्ट्रक्चर्स क्रिएट होंगे, तभी डायस्टीरियोमर्स क्वालिफाई करेगा। जबकि आपका एनेंसियोमर में तो सिर्फ एक रियल और उसकी मिरर तक भी क्वालिफाई कर जाता है। तो ये एनेंसियोमर है, ए बी आपस में क्या है, एनेंसियोमर से, CD आपस में क्या है, एनेंसियोमर से बच्चों। तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट याद रखनी बच्चों, डायस्टीरियोमर्स के रेस्पेक्ट में। प्रॉपर्टी मैंने आपको बताई थी, ठीक है। तो ये कंप्लीट अपना कौन सा हो गया बच्चों,
इस तरह से आप आगे हायर क्लासेस में देखेंगे 3 कार्बन कंटेंट भी, इसमें एक कार्बन आप और भी बढ़ा सकते हैं, तो उसको जैसे आपका ट्राई हाइड्रोक्सी ग्लूटानिक एसिड COH कर दो, एक कार्बन और उसमें देखिए ऑनवर्ड्स कितने भी हो सकते हैं एसिमेट्रिक, तो एक एक CHOH आप ग्लूकोज तक जाएंगे तो सब में आपको ये वाला मिल जाएगा। ठीक है, तो ये टर्म्स बच्चों आपने नोट कर ली, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, स्टूडेंट्स स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट कर लीजिए, यस करो इनबॉक्स में अगर नोट हो गया हो तो। आगे बढ़ते हैं फिर। अब इससे भी इंपॉर्टेंट एक पॉपुलर टर्म्स है बच्चों, उसके बारे में अपन डिस्कस करते हैं, और ये सारे ही जीओसी के अंदर मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के अंदर आते हैं। ओके बच्चों, तो आगे बढ़े अपन। ओके, तो अब अपन इसमें नेक्स्ट लेते हैं, वो आपका है रेसमाइजेशन, है ना, रेसमाई एक टर्म होती है रेसमाइजेशन एंड इट्स रिजोल्यूशन, सुपर डुपर इंपॉर्टेंट बच्चों। ये जीओसी के सारे ही टॉपिक इंपॉर्टेंट है, इसके प्रीवियस 20 ईयर में डायरेक्टली इनडायरेक्टली हर साल क्वेश्चन आता ही आता है बच्चों, इसीलिए इस पॉइंट को परफेक्ट करिए, और ये किसी रिटन एग्जाम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट, अगर आप कॉलेज स्टैंडर्ड्स में भी दे रहे हैं तो। यस, तो मैं अब जो बात कर रहा हूं बच्चों, उसमें नेक्स्ट डायस्टीरियोमर्स के बाद में नेक्स्ट है रेसमाइजेशन। ठीक है, रेसमाइजेशन एंड इट्स रिजोल्यूशन, रेसमाइजेशन एंड इट्स रिजोल्यूशन, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट टर्म्स बच्चों, ध्यान से समझिएगा इसको। रेसमाइजेशन एंड इट्स रिजोल्यूशन क्या मतलब होता है वो अपन समझते हैं। थोड़ा सा इसने आपने चैप्टर हेलो एल्केन में भी आया था ये वाला, लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी डिटेल है इसकी अलग से, क्योंकि ये जीओसी का पार्ट है अभी। तो रेसमाइजेशन होता है बच्चों, तो इसके अंदर सपोज आपका कोई भी ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड, ठीक है, बहुत अच्छे से समझिएगा इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी, कोई भी ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है, ठीक है, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड में जैसे आप एग्जांपल में ले सकते हैं लैक्टिक एसिड, बहुत सारे एग्जांपल्स है, मेंडेलिक एसिड, ये कोई ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड सब मेंडेलिक है। मेंडेलिक एसिड और लैक्टिक एसिड में थोड़ा सा ही फर्क है, आप स्ट्रक्चर देखेंगे तो बहुत इजी सा डिफरेंस। देखो, जैसे आपको लैक्टिक एसिड का फॉर्मूला अगर याद है, ठीक है, तो कैसे करेंगे, लैक्टिक एसिड में 4 कार्बन, एक ही सेंटर काइनल कार्बन होता है, और एसिड आया तो COH तो हो गई, और सेंटर कार्बन पे HOH, और डाउन में क्या आता बच्चों, CH3, यही आता ना। तो देखो मेंडेलिक एसिड में बस कुछ नहीं करना, जहां पे आपका CH3 है ना, वहां पे फिनाइल ग्रुप लगा दो, कौन सा, फिनाइल ग्रुप C6H5, तो उसका नाम पड़ जाएगा मेंडेलिक एसिड। तो और ये दोनों में 1 काइनल कार्बन है। अब अपन बात करते हैं इसके अंदर, तो जो काइनल कार्बन कंटेंट, जैसे आपने मेंडेलिक एसिड लिया, तो मेंडेलिक एसिड की रियल इमेज अपन देखेंगे तो COOH OH, और ये आ जाएगा C6H5, ठीक है। अब इस मेंडेलिक एसिड रियल इमेज का अगर अपन मिरर इमेज बनाते हैं तो वो किस तरह का दिखेगा मिरर इमेज, तो वो देखिए बच्चों, इसके अंदर HCOH, और ये बन जाएगा COOH, और ये C6H5, ठीक है, C6H5। अब देखिए इसको क्या बोलेंगे, तो ये दोनों के नाम तो आपके मेंडेलिक एसिड का एग्जांपल लिया अपन ने, ये इसकी क्या कहलाएगी, रियल इमेज, ये वाली इसकी क्या कहलाएगी, मिरर इमेज, रियल इमेज एंड मिरर इमेज, ठीक है। और दोनों आपस में देखो सुपर इंपोज करके तो क्या आ रहा बच्चों, नॉन सुपर इंपोजिबल, नॉन सुपर, इसका मतलब एक दूसरे के क्या है, एनेंसियोमर्स, क्या है, तो यहां तक तो ये टर्म्स आपकी एनेंसियोमर्स। अब क्या करेंगे स्टूडेंट्स अपन, मान लीजिए एक डेक्स्टर है और दूसरी कौन सी है, लेवोफॉर्म है, तो अपन ने अलग अलग क्रिस्टल, पोलरीमीटर में जब आप अलग अलग क्रिस्टल के मोल पर लीटर कंसंट्रेशन बना करके एक्टिविटी देखेंगे डी की और एल की, तो ये ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स बनेंगे। अब यहाँ पे क्या करते हैं, जो हमारे पास जैसे एक बीकर के अंदर आपने डी का 1 मोल पर लीटर सॉल्यूशंस बना, मोल पर लीटर का कंसंट्रेशन, और दूसरे बीकर के अंदर आपने एल मेंडेलिक एसिड के 2 अलग अलग सॉल्यूशंस है। जब तक ये सेपरेट रहेंगे तब तक पोलरीमीटर के अंदर आपको अलग अलग डेक्स्टर और लेवर फॉर्म में आपकी लाइट का रोटेशन शो करेंगे। लेकिन स्टूडेंट्स अगर इन सॉल्यूशन को आपस में मिक्स कर दिया जाए, एक बीकर सी ले लेते और इक्विमोल, कैसे, इक्विमोल, मोल के रेस्पेक्ट में अगर हम एक थर्ड बीकर ले लेते हैं और उस बीकर के अंदर इनको मिक्सचर फॉर्म में लेते हैं, जिसमें डी का भी 50% कंसंट्रेशन
और एल का भी 50% कंसेंट्रेशन का एक मिक्सचर बना देते हैं। तो जैसे ही ये बच्चों आपका डीएल का मिक्सचर बनेगा सॉल्यूशन का, ऐसे मिक्सचर को क्या बोलेंगे? रेसेमिक मिक्सचर। क्या बोलेंगे बच्चों? रेसेमिक मिक्सचर। तो ये रेसमिक मिक्सचर कहलाएगा। और इस फॉर्मेशन जो होता है प्रोसेस को बोलते हैं रेसमाइजेशन। क्या बोलेंगे? रेसमाइजेशन। तो डेफिनेशन की बात करें, व्हाट आर रेसमिक मिक्सचर? रेसमिक मिक्सचर क्या है? रेसमिक मिक्सचर क्या है? तो क्या कहेंगे? व्हेन इक्विमोल ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड, व्हेन इक्विमोल ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव, जैसे ये ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है, इनके अलग अलग क्रिस्टल्स को हमने सॉल्यूशन बनाए मोल पर लीटर के 0.1 मोलर 0.1 मोलर और दोनों को 50-50% कंसेंट्रेशन से। तो इक्विमोल अगर अपन क्या कर देते हैं, एक्टिव इलेक्ट्रॉन को मिक्स कर, तो इट्स ए मिक्सचर ऑफ इक्विमोल ऑफ, क्या कहेंगे इसमें? इक्विमोल, है ना, इक्वल मोल ऑफ डी एंड एल आइसोमर। ठीक है, इक्वल मोल में होता है। तो ऐसे मिक्सचर को बोलते हैं रेसमिक मिक्सचर। अब इसमें होगा क्या, कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या चेंज आया, ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। कैरेक्टरिस्टिक्स में ये हुआ कि जब सेपरेट थे तो एक लाइट को डेक्स्टर रोटेट करा रहा था, एक लाइट को लेफ्ट राइट रोटेट करा रहा था। लेकिन जैसे ही आपने दोनों मिक्स कर दिए तो लाइट जैसे ही आएगी तो सॉल्यूशन में दोनों का मिक्सचर है, तो 50% जो मॉलिक्यूल कहेंगे हम लाइट को राइट रोटेट कराएंगे, 50% कहेंगे हम लाइट को लेफ्ट रोटेट कराएंगे, और लाइट जो होगी दोनों साइड में स्ट्रेस में आ जाएगी और फाइनली वो लाइट कहीं नहीं जाएगी, या तो डिस्ट्रॉय हो जाएगी या स्ट्रेट निकल जाएगी। ठीक है, तो इसका मतलब ये ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? तो दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स याद रखना है कि जितने भी रेसमिक मिक्सचर होते हैं ये ऑप्टिकली इनएक्टिव। जैसे आपने मीजो कंपाउंड में देखा था, याद है, टार्ट्रिक एसिड का एक एग्जांपल, वहां इंटरनल कंपन से, वो नेचुरल स्ट्रक्चर की वजह से हुआ। लेकिन यहां पे क्या हुआ, हमने मिक्स किया है, जबकि वो पहले तो ऑप्टिकली एक्टिव थे। किसी ऑप्टिकल एक्टिव को मिक्सचर बना करके ऑप्टिकली इनएक्टिव कर देना क्या कहलाता है? रेसमाइजेशन। और जो मिक्सचर बनता है उसको क्या बोलते हैं? रेसमिक मिक्सचर। और ये ऑप्टिक, इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स आएगा उसमें अपन लिखेंगे दीस आर ऑप्टिकली इनएक्टिव। कैसा रहेगा? और तो रेसमिक मिक्सचर भी ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं जैसे मेसो कंपाउंड। लेकिन मेसो कंपाउंड नेचुरली वो ओरिएंटेशन उसका ऐसा होता है, इसीलिए उसको इंटरनल कंपनसेशन ऑप्शन राइट होता है। कौन सा? इंटरनल। यहां हमने मिक्स किया फिजिकली, इसीलिए ये कहलाता एक्सटर्नल कंपनसेशन। क्या कहलाएगा? एक्सटर्नल। तो याद रखिए इस मिक्सचर में ऑप्टिकली इनएक्टिव होने की जो बेसिक रीजन है वो याद रखना बच्चों। तो इसको बोलते हैं एक्सटर्नल कंपनसेशन। एक्सटर्नल कंपनसेशन होगा, तो इसमें बच्चों एक्सटर्नल कंपनसेशन कहा जाएगा। रिमेंबर इट। तो ये रेसमिक मिक्सचर, ठीक है। तो रेसमाइजेशन इज द प्रोसेस इन विच द ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स मिक्सचर mixed with equimole, the formation mixture is called racemic mixture and phenomenon is called resmization. And what are the characteristics of racemic mixture? तो कहेंगे this is optically inactive, और फिर अपन इसको सेपरेट करने का मेथड होगा। और ये क्यों हुआ? तो हमने फिजिकली इनको मिक्स किया है इक्विमोल के लिए, इसीलिए इसमें एक्सटर्नल कंपनसेशन। अब ये कंपटीशन जेईई नीट में अगर क्वेश्चन आता है इसका, तो उसमें ऑप्शन कि रेसमिक मिक्सचर्स आर ड्यू टू, ठीक है, ऑप्टिकली इनएक्टिव ड्यू टू, तो एक पे तो आंसर मेसो कंपाउंड में तो आंसर राइट था इंटरनल कंपनसेशन, और इसमें क्या राइट होगा? ऑप्शन एक्स। तो रेसमिक मिक्सचर में ध्यान रखना है एक्सटर्नल कंपनसेशन ऑप्शन राइट होगा बच्चों। अब मान लीजिए आपको इन दोनों को, जो मिक्सचर ऑब्टेन्ड हो गया है, इस मिक्सचर ऑब्टेन्ड को आपको सेपरेट करना। क्या करना है? इस मिक्सचर को आपको वापस सेपरेट, डी और एल को आप अलग करना चाहते हैं। तो अगर स्टूडेंट्स इसमें आप इस मिक्सचर में से वापस से जो है वो आपको सेपरेट करना है डी और एल को, तो डी और एल को वापस सेपरेशन करना है, तो इस सेपरेशन टेक्निक को बोलते हैं रेसमिक रिजोल्यूशन। तो सेपरेशन टेक्निक इज कॉल्ड रेसमिक रिजोल्यूशन। नोट कर लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट टर्म है बच्चों, रेसमिक रिजोल्यूशन। तो रेसमिक रिजोल्यूशन का क्या मतलब होता है? इट इज वन काइंड ऑफ टेक्निक, ठीक है, प्रोसेस बाय विच वी कैन सेपरेट द डीएल आइसोमर, बाय विच वी कैन सेपरेट द डीएल आइसोमर फ्रॉम रेसमिक मिक्सचर। तो किसी भी रेसमिक मिक्सचर से
डी और एल को दोबारा सेपरेट कर देना, दोबारा उनको ऑप्टिकली एक्टिव। गुड इवनिंग बच्चों। ओके, तो दोबारा जब अपन इसको सेपरेट करेंगे बच्चों, तो उस केस में आपका डी और एल आइसोमर्स होंगे वो सेपरेट हो जाएंगे और फिर से वापस ऑप्टिकली एक्टिविटी इसके अंदर आ जाएगी। अब इसको क्या बोलेंगे सेपरेट करने की टेक्निक को? रेसिमिक रिजोल्यूशन। तो इट्स रिजोल्यूशन, पहले रेसिमिक मिक्सचर बनेगा और फिर उसका वापस से अपन प्यूरिफिकेशन टाइप से रिजोल्यूशन कर लेंगे, सेपरेट कर देंगे। अब यहां पे सो इंपॉर्टेंट है कि टाइप ऑफ मेथड, कौन कौन से मेथड से रेसिमिक मिक्सचर का क्या हो सकता है? रिजोल्यूशन। तो लिखिए बच्चों नेक्स्ट मेथड यूज्ड, अगला हेडिंग लिखो इसके अंदर, यहां तक नोट कर लिया हो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और नेक्स्ट इसके अंदर अपन बोलेंगे बच्चों मेथड यूज्ड इन, लिखिए स्टूडेंट्स, मेथड यूज्ड इन रेसिमिक मिक्सचर, सेपरेशन ऑफ रेसिमिक मिक्सचर। ठीक है, तो अब अपन जो बात कर रहे हैं वो है रिजोल्यूशन, रिजोल्यूशन ऑफ रेसिमिक मिक्सचर, रिजोल्यूशन ऑफ रेसिमिक मिक्सचर। रेसिमिक मिक्सचर का अपन क्या करेंगे? रिजोल्यूशन। तो रिजोल्यूशन क्या है? सेपरेशन ऑफ डीएल आइसोमर्स। क्या है? सेपरेशन ऑफ डीएल आइसोमर। तो सेपरेशन ऑफ डीएल आइसोमर इंपॉर्टेंट होता है इसके अंदर स्टूडेंट। अब कैसे सेपरेट करेंगे? तो कुछ मेथड्स होते हैं इसके अंदर, उस मेथड की आप लिस्ट देखिए। पहला है मैकेनिकल मेथड, फोर्सिप से अलग करना, मैकेनिकल मेथड। सेकंड लिखो बच्चों बायोकेमिकल मेथड, बायो कैटलिस्ट भी कैसे, बायोकेमिकल मेथड से भी सेपरेट कर सकते हैं, बायोकेमिकल मेथड्स। ठीक है, बायोकेमी। नेक्स्ट फर्स्ट हो गया आपका कौन सा? यस स्टूडेंट्स, फर्स्ट आपका कौन सा हो गया? मैकेनिकल। सेकंड लिख दीजिए बायोकेमिकल। थर्ड लिख दीजिए सॉल्ट फॉर्मेशन, सॉल्ट फॉर्मेशन, सॉल्ट फॉर्मेशन मेथड। और फोर्थ लिख दीजिए क्रोमेटोग्राफी, क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी भी एक सेपरेशन टेक्निक होती है, 11th में थी बेसिक के अंदर क्रोमेटोग्राफी। और लास्ट हो जाएगा केमिकल काइनेटिक मेथड, ये भी इसमें यूज होता है। तो ये टोटल मेथड है आपके पास में केमिकल काइनेटिक मेथड, रेट ऑफ रिएक्शन के बेसिस पे केमिकल काइनेटिक मेथड्स। तो ये कुछ मेथड्स है जिससे आपका रेसिमिक रिजोल्यूशन किया जाता है। अब इसमें एक बार जो जेई में क्वेश्चन आया था बच्चों, उसमें ऑप्शन में ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी था। और इसमें ये पूछा था विच वन मेथड इज बेस्ट फॉर रेसिमिक रिजोल्यूशन, इसमें से कौन सा मेथड जो है, ये वाला नहीं था ऑप्शन में केमिकल काइनेटिक, लेकिन ये चार ऑप्शन में थे। तो उसने पूछा विच वन मेथड इज बेस्ट फॉर रेसिमिक रिजोल्यूशन, और उसका ऑप्शन राइट था बच्चों सॉल्ट फॉर्मेशन। अब क्यों है इसका रीजन बताऊंगा मैं आपको भी। तो सॉल्ट फॉर्मेशन जो होता है वो बेस्ट, क्योंकि इसमें बेस्ट प्यूरिफिकेशन होता है। अब देखिए मैकेनिकल मेथड का मतलब होता है सिंपल सी बच्चों, मैकेनिकल मेथड में अलग अलग क्रिस्टल की साइज अलग अलग होती है। जैसे मान लीजिए कोई ओवल है तो कोई नीडल टाइप होता है ना, नीडल टाइप। तो इसमें फोर्सिप से अपन किसी कांच पे स्प्रेड कर दें और फोर्सिप से उनको माइक्रोस्कोप से देख के अलग अलग नीडल वालों को अलग कर दो और ओवल वालों को अलग कर दो। तो इसीलिए ये फोर्सिप मेथड कहलाता है, जिसको मैकेनिकल फॉर्म्स बोलते हैं। तो ये तो आपका बाई हैंड हो जाता है मैकेनिकल मेथड्स। फिर आता बायोकेमिकल। बायोकेमिकल मेथड जो होते हैं बच्चों, इसमें एंजाइम का बहुत बड़ा रोल होता है। किसका? एंजाइम्स बेस्ड होता है, ठीक है, या बैक्टीरिया बेस्ड कैटलिस्ट में, या ये बैक्टीरिया बेस्ड होता है बच्चों। ठीक है, इसके अंदर कोई एक पर्टिकुलर बैक्टीरिया या फंगस यूज करते हैं, और ये बैक्टीरिया फंगस क्या करेगी, जैसे आपका पेनिसिलियम ग्लैकम है ना, जो बैक्टीरिया, तो एंजाइम्स यूज कर सकते हैं, फंगस यूज कर सकते हैं, और आपके स्पेशली बैक्टीरिया जो होते हैं, जैसे फंगस में आपका पेनिसिलियम ग्लैकम है ना, ये भी यूज होती है, पेनिसिलियम ग्लैकम। ये जैसे ही आप उस सॉल्यूशन में डाल देंगे रेसिमिक मिक्सचर्स के अंदर बच्चों, तो ये क्या करेगी, किसी एक पार्ट को कंप्लीटली एज ए फूड यूज कर लेगी। जैसे आपके पास डीएल दोनों है,
तो ये पेनिसिलिन ग्लूकेगम डीएल में से क्या करेगी, डी को पूरा डेस्ट्रॉय का मतलब खुद एज ए डीएनए अपना डीएनए आरएनए बनाने के लिए यूज कर देगी। तो पीछे क्या बचा, एल, यानी कि 50% अपन को मिल जाएगा, 50% ये फंगस या बैक्टीरिया खुद यूज कर लेंगे। एग्जांपल के तौर पे पेनिसिलिन ग्लूकेगम जो होती है वो टार्ट्रिक एसिड के एक पार्ट को सेपरेट करके आपको दे सकती है। अगला मेथड है बच्चों सॉल्ट फॉर्मेशन। कौन सा, सॉल्ट, स्पेशली जो सॉल्ट फॉर्मेशन है वो एल्केलॉइड्स के लिए यूज होता है। किसके लिए, एल्केलॉइड्स, बहुत सारे मेडिसिनल कंपाउंड्स बनते हैं, नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स होते हैं एल्केलॉइड्स, है ना, एल्केलॉइड्स। तो एल्केलॉइड्स में जैसे नक्स का बहुत सारे से एग्जांपल्स होते हैं इसके अंदर। तो इसमें एक एग्जांपल और होता है ब्रूसिन, है ना। तो ब्रूसिन इज वन काइंड ऑफ एल्केलॉइड्स, नोट कर लीजिए। तो ब्रूसिन है, नक्स का है। तो ब्रूसिन एक एल्केलॉइड्स होता है जिसके डीएल आइसोमर अगर आपने रेसमिक मिक्सचर बना दिया तो इसको सेपरेट करने के लिए इसमें एसिड से वॉश करते हैं। तो ब्रूसिन डी और ब्रूसिन एल की सॉल्युबिलिटी अलग अलग होती है, यानी कि क्योंकि प्रॉपर्टी में अगर थोड़ा सा चेंज आएगा तो उसकी स्टूडेंट सॉल्युबिलिटी भी अलग अलग होगी, सॉल्युबिलिटी भी आपकी अलग अलग होगी। इसीलिए ब्रूसिन डी और ब्रूसिन एल जो होते हैं वो अलग अलग सॉल्युबिलिटी शो करते हैं। तो इसको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से अपन सेपरेट कर सकते हैं। तो इसमें सॉल्युबिलिटी पैरामीटर सबसे इंपॉर्टेंट होता है, एक कम सोल्यूबल होगा, एक ज्यादा होगा, तो अपन उसको सेपरेट कर सकते हैं। तो इसमें इंप्योरिटी आने के चांसेस कम रहते हैं, इसीलिए ये बेस्ट मेथड माना जाता है। कौन सा, बेस्ट, क्योंकि डी और एल दोनों ही ऑब्टेन हो जाएंगे, प्लस सॉल्ट फॉर्मेशन में इंप्योरिटी होती है वो सॉल्वेंट के साथ चली जाती है। किसके साथ में, सॉल्वेंट के साथ चली जाती है। तो हमारे जो वापस क्रिस्टल ऑब्टेन होते हैं सेपरेटली, तो उसके अंदर अपन को प्योर फॉर्म ऑब्टेन हो जाती है। कौन सी, प्योर फॉर्म। इसीलिए इसको सॉल्ट फॉर्मेशन मेथड्स कहते हैं, जिसमें ब्रूसिन वगैरह सेपरेट करते हैं। क्रोमेटोग्राफी भी बच्चों एक सेपरेशन टेक्निक है, जिसमें स्पेशली मोबाइल फेज और स्टेशनरी फेज के बेसिस पे अपन इनको सेपरेट कर सकते हैं। तो क्रोमेटोग्राफी इज आल्सो वन काइंड ऑफ सेपरेशन टेक्निक, जिसमें वो थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, पेपर क्रोमेटोग्राफी सारी हो। इसी तरह से केमिकल काइनेटिक मेथड्स जो होता है इसमें भी अपन जैसे मेंथॉल है ना, तो मेंथॉल को इस टेक्निक से अपन मेंडेलिक एसिड के साथ में सेपरेट कर सकते हैं। तो मेंथॉल जो होते हैं, मेंथॉल विद ये मेंडेलिक एसिड का मिक्सचर बना के अलग अलग सॉल्युबिलिटी के बेसिस पे इसको भी जो केमिकल रेट ऑफ रिएक्शन, मेंथॉल और मेंडेलिक एसिड के कॉम्प्लेक्स बनता है, जिसका डी कॉम्प्लेक्सेशन अलग रेट पे बनता है, एल कॉम्प्लेक्सेशन अलग रेट पे बनता है। तो रेट ऑफ रिएक्शन की स्पीड आगे पीछे हो जाती है, तो उसके अंदर फिर केमिकल काइनेटिक मेथड से हम मेंथॉल डी विद मेंडेलिक एसिड, मेंथॉल एल विद मेंडेलिक एसिड जो है वो सेपरेट कर सकते हैं। तो ये इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज होती है बच्चों। तो ये कंप्लीट मेथड आपके जो कहलाते हैं उनको अपन बोलते हैं रेसेमिक रिजोल्यूशन। क्या बोलेंगे, रेसेमिक रिजोल्यूशन, ठीक है। तो किसी रेसेमिक रिजोल्यूशन को इस तरह से लिखा जाता है। अब आपको एक छोटी सी इंपॉर्टेंट, अब ये रेसेमिक पिक्चर कंप्लीट हो गया, ठीक है, सेपरेट करने की टेक्निक। इसमें जो पॉसिबल क्वेश्चन था नीट का वो मैंने आप जेई नीट में ये हो सकता है, कौन सा मेथड किसकी सिग्निफिकेंस पे है। तो ये पूरा कंप्लीट आपका रेसमाइजेशन एंड रेसमिक रिजोल्यूशन से। अब बच्चों अगले वीडियो के अंदर जब अपन को नेक्स्ट पढ़ेंगे तो उसमें दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो आपको मैं बता देता हूं, क्योंकि वो अगला नेक्स्ट नॉमिनिक लेक्चर आएगा हमारे पास में। तो उससे पहले स्ट्रक्चर को जो रिप्रेजेंट कर, स्पेशली जब ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स होते हैं तो उन कंपाउंड को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ कंपाउंड्स होते हैं, तो लिखिए इसमें रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड को किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है, इसमें दो प्रोजेक्शन यूज होते हैं बेसिकली, ठीक है। दो मेन प्रोजेक्शन होते हैं रिप्रेजेंटेशन में। तो दो मेजर प्रोजेक्शंस बच्चों याद रखेंगे। एक का होता है फिशर प्रोजेक्शन, ये आगे आरएस नोमेनक्लेचर में भी काम आएगा। एक को बोलते हैं बच्चों फिशर प्रोजेक्शन, ठीक है। और सेकंड जो होता है उसको आप पहला तो लिख दीजिए फिशर प्रोजेक्शन, सेकंड हो जाएगा फ्लाइंग वेज प्रोजेक्शन। फ्लाइंग वेज प्रोजेक्शन, ये दो तरीके से हम ऑर्गेनिक कंपाउंड को शॉर्टली स्ट्रक्चर्स को, फ्लाई वेज प्रोजेक्शन जो होता है ये किसी भी स्ट्रक्चर को 3D में रिप्रेजेंट करने के लिए होता है पहली चीज।
और जो फिशर प्रोजेक्शन होता है ये किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को 2D में रिप्रेजेंट करने के लिए होता है, यानी कि हमको ये दोनों आपस में जो स्ट्रक्चर है वो रिवर्सिबली चेंज कर सकते हैं। आप फिशर प्रोजेक्शन से फ्लाइंग वेज में जा सकते हैं और फ्लाइंग वेज से फिशर प्रोजेक्शन में आ सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल लेंगे बच्चों अपन इसके अंदर, सपोज आपके पास में एग्जांपल के तौर पे लैक्टिक एसिड है, ठीक है, लैक्टिक एसिड बहुत पॉपुलर एग्जांपल है। अब देखो फिशर लैक्टिक एसिड का अगर अपन ऐसे सिर्फ स्ट्रक्चर बनाएंगे बच्चों, तो अपन कैसे बनाते हैं, सिंपली COOH COH H और CH3, ठीक है, ये स्ट्रक्चरल फॉर्म है। अब इसको अगर अपन को फिशर प्रोजेक्शन में बनाना बच्चों, किसमें, फिशर प्रोजेक्शंस के अंदर, तो देखिए फिशर प्रोजेक्शन में क्या करता है, तो फिशर प्रोजेक्शन ये कहता है कि जो कार्बन आपका कायरल है, जो कार्बन आपका कायरल है उसको प्लस मान लीजिए, तो ये जो पॉइंट आपको दिख रहा बच्चों ये कायरल हो जाएगा, ठीक है, ये कायरल हो जाएगा, हो गया, इसको काट दो, ये जो पॉइंट, तो फिशर प्रोजेक्शन में जब अपन जाएंगे तो ये जो सेंटर कार्बन होगा इसको अपन कायरल कार्बन मान लेंगे। अब बाकी सारे, जैसे OH है तो OH प्लेस कर दीजिए, H है तो वो तो कोई दिक्कत नहीं, अभी आप कहीं भी प्लेस कर दीजिए क्योंकि अपन इमेज नहीं बना रहे खाली। तो ये इस तरह से जो 2D में रिप्रेजेंट करते हैं कागज पे, अपन पेपर पे जो ड्रॉ करते हैं, तो इसको बोलते हैं बच्चों 2D फिशर प्रोजेक्शन। चाहे उसमें कितने भी कायरल हो, अगर टार्ट्रिक एसिड है तो उसमें एक और डैश आ जाएगा ऐसे, तो जैसे टार्ट्रिक एसिड, तो टार्ट्रिक एसिड का सीधा सीधा ऐसा बन जाएगा, टार्ट्रिक में 2 OH होते हैं, 2 आपके क्या होंगे, COH और ये आपके, तो ये टार्ट्रिक एसिड का फिशर प्रोजेक्शन हो जाएगा। तो फिशर प्रोजेक्शन में जो भी कायरल कार्बन होंगे उसको क्या मान लोगे, ये टार्ट्रिक एसिड हो गया आपका, ठीक है, तो फिशर उसको आप प्लस मान लेंगे, तो प्लस आपका कायरल कार्बन, दैट सेंटर कार्बन इज कॉल्ड कायरल कार्बन। अब जो फ्लाइंग वेज स्ट्रक्चर ये 3D होता है, जैसे आपको इसका 3D बनाना है, ओके, तो 3D के केस में आप क्या करेंगे, अलग अलग रिप्रेजेंट, एक सेंटर कार्बन होगा, उस सेंटर कार्बन आप चाहें तो C रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसमें एक जो होगा बच्चों वो थोड़ी सी डार्क लाइन बनानी, जैसे ये इस तरह से डार्क रिप्रेजेंटेशन करेंगे ऐसा, ठीक है, इस तरह ये डार्क रिप्रेजेंटेशन करेंगे, ठीक है, और एक आपके पास में जो होगा वो आपका डैश, इस तरह से डैश से रिप्रेजेंट करेंगे, ये ऐसे, ठीक है, लाइन को थोड़ा सा शॉर्ट करते जाएंगे धीरे धीरे, ये ऐसा देखिए, ये 2 पॉइंट ऐसे बनेंगे, और 2 जो होंगे वो सिंगल लाइन जैसे टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर जैसे अपन बनाते हैं, ये 2 सिंगल लाइंस जो डार्क नहीं होगी, एक सिंपल सी, ये फ्लाई वेज प्रोजेक्शन इस तरह से रिप्रेजेंट होता है, ठीक है। और ये जो ऊपर की तरफ जो आपकी तरफ, जैसे मान लीजिए आपने यहाँ पे CO जो सबसे एक्टिव होता है उस ग्रुप, कोई भी ग्रुप लिख दीजिए, जैसे मान लो यहाँ पे आपने OH लिख दिया, यहाँ पे H लिख दिया, यहाँ पे आपका COH, या यहाँ पे CH3 ले लीजिए, जनरली लोअर जो सबसे लीस्ट प्रायोरिटी होती है वो टेट्रा अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर। तो जो ऊपर जो COH दिख रहा बच्चों ये डार्क लाइन है, डार्क लाइन का मतलब होता है टूवर्ड्स ऑब्जर्वर, किस तरफ, टूवर्ड्स ऑब्जर्वर, ये ऑब्जर्वर की तरफ है, ऑब्जर्वर का मतलब आपकी तरफ, जैसे आप देख रहे हैं मान लीजिए स्ट्रक्चर को, जैसे आप अपने आप को थोड़ा सा झुका के खड़े हो जाए, आपके हाथ थोड़े पीछे कर दीजिए साइड में, और आप अपने हेड को थोड़ा सा आगे कर दीजिए, तो ये हेड, अब सामने आपको कोई ऑब्जर्वर देख रहा है तो उसमें हेड, तो ये अवे टूवर्ड्स ऑब्जर्वर हो गया, ठीक है, टूवर्ड, जैसे अपना एक हैंड्स ऐसे देख लीजिए, जैसे ये हैंड्स, ये 3 हो गए, तो अब देखो ये ऐसे, तो ये जो ऊपर वाली फिंगर आपको दिख रही है ये डार्क में आ रही है, क्योंकि आप जैसे आप ऑब्जर्वर है तो आपकी तरफ आ रहा है, तो टूवर्ड्स ऑब्जर्वर, और ये डाउन में जो मार्कर दिख रहा है आपको, ये मार्कर आपसे दूर जा रहा है, ठीक है, इसको बोलते हैं अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर, क्या बोलेंगे, तो ये जो डैश लाइन होती है ये होती है अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर के लिए होगा, ठीक है, और ये दोनों जो होती है वो हॉरिजॉन्टल लाइंस होगी, कौन सी, तो एक टूवर्ड्स हो गई, और आपके जो हैंड्स थोड़े से पीछे की तरफ या साइड में कर देंगे तो ये हॉरिजॉन्टल लाइंस कहलाएगी, ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइंस जो साइड में रहेगी हॉरिजॉन्टल लाइंस। तो ये एक कोई भी ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड, या कह सकते हैं स्टीरियोकेमिस्ट्री में जब आपको स्ट्रक्चर रिप्रेजेंटेशन करना होता है तो या तो फिशर प्रोजेक्शन से होता है या फ्लाइंग वेज प्रोजेक्शन से होता है। फ्लाइंग वेज प्रोजेक्शन 3D में रिप्रेजेंट होती है, और 3D ऐसा दिखेगा, जैसे अपन कोई टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर्स वगैरह बनाते हो 3D के अंदर आपको ऐसा दिखेगा, और ये वाला 2D। तो इसमें इजी स्टडी के लिए हमेशा फ्लाइंग वेज स्ट्रक्चर्स को
फिशर प्रोजेक्शंस में कन्वर्ट कर देते हैं, क्योंकि इसमें इजी सा हो जाता है, इसमें 3D वाली प्रॉब्लम नहीं रहती। तो हमें अगर आरएस नॉमेनक्लेचर वगैरह करना है, रेक्टस सिनिस्टर, तो उस केसेस में आपका रोटेशन बहुत इजीली समझ में आ जाता है इसके अंदर। तो ये भी एक क्वेश्चन आता है कई बार कि अगर फिशर ये है तो इसका फ्लाईवेज क्या बनेगा, और फ्लाइंगवेज अगर है तो उसका फिशर प्रोजेक्शंस क्या बनेगा, वो आपके ऑप्शंस के अंदर होता है जेईई नीट में। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है बच्चों, हाउ टू ड्रॉ दी स्ट्रक्चर इन रेस्पेक्ट ऑफ सेवर्ट्स एंड फ्लाइंग वेज स्ट्रक्चर। ठीक है बच्चों, तो अगले वीडियो में अपन इन स्ट्रक्चर्स की एप्लीकेशंस वगैरह भी सीखेंगे आगे, और अभी स्टीरियोकेमिस्ट्री कंटिन्यू चलेगा नेक्स्ट वीडियो में। ये जीओसी के पार्ट है, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इसको रेगुलर पढ़ते रहिए, वीडियो वॉच करते रहिएगा। थैंक यू।